हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चा बाड़ी आप सब? क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए जी, आइए, पधारो बच्चों, पधारो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। सारे बच्चे आ जाओ भैया, फटाफट से आ जाओ। झमाझम, बेहतरीन, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ हाँ, 2-4 सदियों के बाद मिले हैं। गिरते पड़ते लुढ़कते पुढ़कते बच्चे पहुंच ही रहे। नहा धोकर मुंह उठाकर पहुंच ही रहे। उठो बच्चों, आंखें खोलो। आ जाओ बेटे, आशंका आप भी आ जाओ। उठो बच्चों, आंखें खोलो, भोर हुई है, अपना मुंह धो लो। बेटे, ऐसा ऑफर फिर कहाँ मिलेगा? मस्त ऑफर चल रहा है वैसे, मस्त वाला ऑफर चल रहा है। 30% तक डिस्काउंट और 3 महीने का एक्सटेंशन। मेरा कोड पता है आपको? मेरा कोड है ओबरॉय10। ओबरॉय10 लगाना है, जीवन को सफल बनाना है। ओबरॉय10। सही बात। बच्चे कह रहे हैं आज के दिन भी पढ़ा रहे हो बाबा। अरे बेटा, पढ़ाएंगे और क्या करेंगे। आज बड़ा शुभ मुहूर्त है। हाँ हाँ बेटे। बच्चे कह रहे हैं 2 लोगों ने तो ब्लॉक कर दिया है, मेरा टारगेट 10 का है। ठीक है बेटे। अवीश भाई, बात करो अमित भैया से। ऑनलाइन वाले ये भी नहीं कह सकते कि भैया एक्स्ट्रा क्लास है। ये भी ठीक है, टुडे इज ब्लैक डे। कितने बेचारों की बुरी हालत है बच्चों की, घर वाले लैपटॉप के सामने पढ़ा देंगे। सर आ रहे हैं, मिलने जाना है। हाँ ये भी ठीक है। ये बहाना मैंने ही बताया था आपको। सर हमारे शहर आ रहे हैं। पता नहीं कौन थे सर। अखिलेश भाई, अमित भैया से संपर्क करिए। अमित भैया से संपर्क करिए, जिसको भी संपर्क साधना है वो आपकी पूरी मदद करेंगे नोट्स बुक में। सर हम गरीब आदमी हैं, कोई भाव ही नहीं देता। अरे भैया, पठान रेट हो गई, आप कहां से गरीब हो? अब तो पैसे कमा लिए आपने, अब क्या दिक्कत है? नाम में अमीरी है आपके। बताओ, शाहरुख है और कह रहा है मैं गरीब हूं। अब शाहरुख बोलेगा हम गरीब है तो हम क्या करेंगे भाई? हम बर्तन ही मान लेते हैं बैठ के। हाँ, एक ही साथ आएगी शुभम, टेंशन मत लो। चलो जी, उठो बच्चों, आंखें खोलो, भोर हुई है, अपना मुंह धो लो। बच्चे कह रहे हैं पता नहीं। हाँ हाँ मनी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और बुक खरीदनी और खरीद लो, हमें क्या दिक्कत है। हमें तो पैसे ही मिलेंगे। ये भी ठीक है। आ जाओ बेटे, आ जाओ। आज हम शुरू करेंगे कंपनी एक्ट। ये भी ठीक है। अरे वो परेशान हो गए, कल से इतने क्वेश्चन गए, रुद्रा दे देगा आंसर, टेंशन मत लो। वो बेचारा अपने बाल नोच रहा है बैठ के। ठीक है। चलो भैया, फायर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों, बच्चों, बच्चे कह रहे हाँ जी सर बोलो, हम शुरू करेंगे आज कंपनी देख तेरा। क्या बात है। सर सेक्शन पढ़ाओगे? नहीं, सेक्शन नहीं पढ़ाएंगे आज, बेसिक पढ़ेंगे। सेक्शन पढ़ाएंगे कल से। चलो सही है, ठीक है। सर एक बात बताइए। सही बात है, सारे सेलिब्रिटी यही आ गए, शाहरुख से लेकर पुष्पा तक। ठीक है। करण जौहर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, ये है इंडिया वाला कंपनीज एक्ट। आपको लगता होगा ये इंडिया का दूसरा कंपनीज एक्ट है। नहीं, मोदी जी भी घूम रहे। इससे पहले था 1956, उससे पहले 1913, उससे पहले 1882, 1882, 1866, 1857, 1850। तो भैया ये कौन से नंबर का एक्ट है जरा बताओ?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, और ये भाई साहब ये इंडिया का 7वां कंपनीज एक्ट है, 7th कंपनीज एक्ट, 7th। अब थोड़ा बात समझिए। हम कहते हैं ना हम इंग्लैंड से कॉपी करते हैं, कल भी हमने बात की थी इंग्लैंड से कॉपी करते हैं, प्रमाण के साथ बैठा हूं, प्रमाण के साथ कि जब जब इंग्लैंड में कंपनीज एक्ट आया हम नया कंपनीज एक्ट लेकर आ गए। इंग्लैंड लेकर आया 1908, हम ले आए 1913। इंग्लैंड लेकर आया 1948, हम ले आए 1956। इंग्लैंड में आज की डेट में चल रहा है 2006, हमारे डेट में चला रहे हैं 2013। ठीक है भैया, एक बात समझिए, कंपनीज एक्ट इतना पढ़ना है, थोड़ा कंपनीज एक्ट के बारे में जानना भी जरूरी है ना। अगर कंपनीज एक्ट के बारे में नहीं जाना तो फिर क्या मतलब, सारी बातें बेकार है, व्यर्थ है। आप देखिए 1956 के बाद बिल्कुल होंगे भाई, टेंशन मतलब 100% नोटिंग है। आपको बताया नहीं आपके सीनियर ने, हम 100% हैंड रिटन नोटिंग कराते हैं, टेंशन मतलब। अभी पहले समझो, ये बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है, ये भी बेसिक चल रहा है, ठीक है। कितने साल का गैप है 1956 और 2013 में, कौन बताएगा गैप, कितने ईयर्स का गैप है? 7 ईयर्स का। चेतन भाई नाश्ता नहीं किया आपने? 57 ईयर्स का भाई साहब। पिछला कंपनीज एक्ट कब आया? 1956 में। अगला कंपनीज एक्ट कब आया? 2013 में। ठीक है, थोड़ी टाइमलाइन बनाते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि आगे सब कनेक्ट होंगे पॉइंट्स। सर एक बात बताइए, क्या बदलाव नहीं आए क्या? मतलब इतने साल तक पुराना कंपनी एक्ट चलाते रहे, जबकि मैं आपको बताऊं बहुत बड़े बड़े बदलाव आए इस दौरान, बहुत बड़े बड़े बदलाव। जैसे कि सबसे मेजर एक चेंज आया 1991 में, जब मनमोहन सिंह आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, एलपीजी की पॉलिसी लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन कंपनी एक्ट वही पुराना चल रहा था। 5 मिनट की चर्चा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो आगे आप प्रोविजंस के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, कंपनी एक्ट पुराना 1956 वाला चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। 1992 में तो भाई कुछ बड़ा हो गया। हर्षद मेहता के स्कैम के बाद सेबी की स्थापना की गई, सेबी की स्थापना। सेबी सुना है आपने? कितने लोगों को फुल फॉर्म पता है सेबी का? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको पता है रेगुलेटरी अथॉरिटी है। स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? सेबी। जितने शेयर ब्रोकर है, स्टॉक एक्सचेंज है, सब किसके अंडर आते हैं? सेबी के अंडर में। सेबी, ठीक है, ठीक। जब हर्षद मेहता का फ्रॉड पकड़ा गया ना, तो भारत सरकार सेबी एक्ट लेकर आई और सेबी की स्थापना की गई। तब भी पुराना कंपनी एक्ट चल रहा था, तब भी पुराना कंपनी एक्ट चल रहा था, कोई बात नहीं। उसके बाद आया एक मेजर रिवॉल्यूशन, मेजर रिवॉल्यूशन 1996 में। बेटे जो ये बेसिक अटेंड कर चुके हैं ना, ये जितना यहाँ स्पॉइलर दे रहे हैं उतना मैं उनको मैं उतना ही परेशान करूंगा कल से चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। नाम देख रहा हूं मैं कौन कौन स्पॉइलर दे रहा है, उनको चैप्टर के अंदर बताता हूं मैं, रुक जाओ। ये 1-2 लेक्चर देख के आ गए स्टार्टिंग वाले। मैं संत हूं, हाँ हाँ बेटे मैं भी संत हूं, तुम संत हो तो मैं बाबा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं देखो कितना अच्छा हूं, हाँ हाँ वापी देखने को बचे संसार, वो भी आज के दिन। हे भगवान क्या बातें करा दी सुबह सुबह। 1991 में एलपीजी,
1992 में सेबी। आपने सुना होगा डीमैट ट्रेडिंग के बारे में, कितने लोगों ने डीमैट ट्रेडिंग सुनी है? डीमैट वर्ड सुना है? बच्चे कह रहे सुना है। मान लो आप शेयर खरीदने गए, ठीक है जी, आपने शेयर खरीदे, ठीक है जी, शेयर के लिए आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिल गया, शेयर सर्टिफिकेट। आप मानेंगे शेयर का फिजिकल फॉर्म है, शेयर का फिजिकल फॉर्म है, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट मिला है, शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। लेकिन लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आप अपनी ब्रोकर की ऐप में जाएं, मान ले बच्चों आपको शेयर्स खरीदने हैं, आप ब्रोकर की ऐप में गए, ब्रोकर की ऐप में आपने जाकर देखा बजाज के शेयर्स हैं, नीचे आपने देखा बाय का ऑप्शन आ रहा है, सेल का ऑप्शन आ रहा है, आपने बाय में क्लिक किया, वो कह रहा है भाई कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, आपने क्वांटिटी सेलेक्ट की, नीचे मान लो क्वांटिटी लिख दी 10,000, ठीक। भैया जैसे ही क्वांटिटी लिखोगे आपके पास पैसे होंगे तो शेयर्स खरीद लोगे। आप मुझे बताइए बैठे बैठे ब्रोकर की ऐप में आपने शेयर खरीद लिए, क्या आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला क्या? नहीं। ये ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं इसमें शेयर का फिजिकल फॉर्म नहीं है। जिस शेयर के लिए शेयर सर्टिफिकेट मिलता है ना, आप मानते हो शेयर का फिजिकल फॉर्म है, और यहां पे जब आपने शेयर खरीदे ना, देयर इज नो फिजिकल फॉर्म। और जो फिजिकल फॉर्म नहीं होगा तो आप मानेंगे मटेरियल फॉर्म नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल फॉर्म? मटेरियल फॉर्म। जिस शेयर का फिजिकल फॉर्म है ही नहीं उस शेयर को बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटेरियलाइज्ड, मटेरियल का मतलब होता है फिजिकल, डीमटेरियलाइज्ड का मतलब होता है द शेयर विच इज हैविंग नो फिजिकल फॉर्म इज नोन एज डीमैट फॉर्म। आज की डेट में पब्लिक इशू में डीमैट ट्रेडिंग मैंडेटरी है। आप पढ़ेंगे आगे चलकर सेक्शन 29 पढ़ेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं जो भी मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं या आपको लगे सिर्फ ज्ञान के लिए, ज्ञान तो है ही, ये सेक्शन से भी रिलेट होगा आपस में, ठीक है ना, बाद में चल के। तो आप पढ़ेंगे सेक्शन 29 रूल 9 है कि डीमैट ट्रेडिंग मैंडेटरी की कर दी गई है। पब्लिक कंपनी में डीमैट ट्रेडिंग मैंडेटरी है, डीमैट ट्रेडिंग मैंडेटरी है पब्लिक कंपनी के लिए। अब मान लो अनअकैडमी प्राइवेट कंपनी है, मैं उसके अनअकैडमी में 2.5 साल से पढ़ा रहा हूं, अनअकैडमी ने मुझे शेयर दिए, वो फिजिकल फॉर्म में दे सकती है। अनअकैडमी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी के लिए डीमैट ट्रेडिंग मैंडेटरी, कहीं पर लिख सकते हो। कुछ कुछ बातें जो बोलते रहूंगा लिखते हैं, जब मैं आपको बोलूंगा लिखना है तभी लिखना। In case of public companies, demat trading is mandatory. प्राइवेट में ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज कॉमा डीमैट ट्रेडिंग इज मैंडेटरी। पब्लिक कंपनी में डीमैट ट्रेडिंग मैंडेटरी है। ठीक है भाई, सही, बढ़िया। अब एक बात समझिए, हर्षद मेहता ने जो कुकर्म किए थे वो इसीलिए पॉसिबल थे कि फिजिकल ट्रेडिंग चलती थी। आप प्रैक्टिकली सोचकर देखो, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में कंट्रोल कैसे कर सकते हो सर? कभी फर्जी शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गए, कभी डुप्लीकेट फर्जी हो गए। तो सरकार एक बात समझ चुकी थी कि ये फिजिकल ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, 1996 में डीमैट ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया। मैंडेटरी नहीं किया तब, इंट्रोड्यूस किया 1996 में। तब भारत सरकार एक एक्ट लेकर आई, आप आगे लिंकअप होंगी ये चीजें। डीमैट ट्रेडिंग का अपना एक्ट है डिपॉजिटरीज एक्ट,
1996 बहुत बड़ा बदलाव था सर, बहुत बड़ा बदलाव था डीमैट ट्रेडिंग को लाना। कायदे से नया कंपनी एक्ट लाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तब भी पुराना चल रहा था। जब डीमैट ट्रेडिंग लाया गया ना, पी चिदम्बरम वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने, जिस साल चुनाव होते हैं, शायद आपको पता, उस साल इंटरिम बजट आता है, अगले साल भी यही होगा। 2024 में आम चुनाव है ना, 2024 में लोकसभा के चुनाव है। जिस साल चुनाव होते हैं ना, इंटरिम बजट आता है। इंटरिम, जैसे इस साल का मेन बजट आ गया, अगले साल बजट नहीं आएगा क्योंकि चुनाव का टाइम होगा, इंटरिम बजट आता है, ठीक है, जिस साल चुनाव होते हैं। 1996 में चुनाव थे, चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने इंटरिम बजट की स्पीच में बोला कि मैं चाहता हूं इंडिया के लिए नया कंपनी एक्ट लिखा जाए। लेकिन सर, वो चाहते थे नया कंपनी एक्ट आए, लेकिन जब चुनाव हुए तो बहुमत ही नहीं मिला। ठीक है जी, कहानी अलग। उसके बाद जो इंडिया ने देखा वो फुल ऑन ड्रामा था 1999 तक। कभी 13 दिन की सरकार बन रही थी बीजेपी की, कभी 13 महीने की, कभी देवेगौड़ा बन रहा है प्राइम मिनिस्टर, तो कभी इंद्र कुमार गुजराल, कभी सरकार गिर रही, बहुत ड्रामा हुआ। इस दौरान ना कोई बड़े एक्ट आए ही नहीं। आप देखना 97, 98, 99 में कोई बहुत बड़ा एक्ट आपको नहीं मिलेगा। 96 तक आपको चीजें मिल जाएंगे। डिपॉजिटरीज एक्ट आया। आप अभी जीएसटी पढ़ते, जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, कल मैंने बताया भी था। सर्विस टैक्स भी 1996 में, ठीक है। तो कानून काफी सारे आए, लेकिन बीच के 2-3 साल बेकार गए। इंडिया वो कभी वो 3 साल याद नहीं करना चाहता, ठीक है भाई साहब। 1999 में सरकार बनी, ठीक है जी, वाजपेयी जी की सरकार। वो चाहते तो बहुत सारे नए, मतलब लॉ ला सकते थे, और मैं आपको बताऊं वो बहुत सारे लॉ लेकर भी आए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाजपेयी जी लेकर आए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वो लेकर आए, आरटीआई वो लेकर आए, सरफेसी वो लेकर आए। इकोनॉमिक लॉस जो आप इंडिया में पढ़ते हैं आज की डेट में, 80% इकोनॉमिक लॉस इन 5 साल में लाए गए हैं। बहुत काम हुआ सर, बहुत लॉस लाए गए, लेकिन कंपनी एक्ट फिर भी नहीं आया। सब नए हो गए, सब नए कानून आ गए, कंपनी एक्ट देखता रहा सरकार की तरफ, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, आया नहीं सर। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की। इनको एक बात तो पता थी जी कि कंपनीज एक्ट तो लाना पड़ेगा। मई में चुनाव हुए, बिना कोई देरी किए उसी साल जीतते ही 5-6 महीने के बाद उन्होंने कंपनीज एक्ट को लेकर एक्सपर्ट कमेटी बना दी। 2004 में बोले नया कंपनीज एक्ट लाना पड़ेगा, सिर्फ बातें करने से नहीं चलेगा। उस कमेटी का चेयरमैन बनाया जेजे ईरानी को। अब आप बोलोगे जेजे ईरानी कौन है भाई? जेजे ईरानी वॉज द सीएफओ ऑफ टाटा ग्रुप, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टाटा ग्रुप। इस कमेटी को जब बनाया गया तो कमेटी ने अपने सुझाव दिए, सुझाव को बिल में रखा गया। पहली बार जो बिल आया नया कंपनी एक्ट के लिए वो आया कंपनी बिल 2008। बिल को पार्लियामेंट में लेकर गए, पार्लियामेंट ने स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफर किया, स्टैंडिंग कमेटी ने बोला भैया बिल अभी हम चेक करेंगे। जब तक स्टैंडिंग कमेटी चेक करके अपनी रिपोर्ट देती तब तक 2009 के इलेक्शंस आ गए। और आपको पता हो जब आम चुनाव आते हैं, जनरल इलेक्शंस, तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, आचार संहिता लग जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट। लोकसभा डिसॉल्व हो गई और ये बिल भी डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व। 2009 में वापस कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की। आते ही उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी को बोला
भैया दोबारा लॉ बनाइए। एक्सपर्ट कमेटी ने बनाया कंपनीज बिल 2009, वापस लेकर गए पार्लियामेंट में, वापस गया स्टैंडिंग कमेटी के पास। स्टैंडिंग कमेटी ने इस बार बोला भैया बदलाव करना पड़ेगा, बिल में कुछ कुछ चीजें ठीक नहीं है, बिल में कुछ कुछ चीजें ठीक नहीं है, कुछ कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। स्टैंडिंग कमेटी ने बोला इनको, जैसे आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एनुअल रिटर्न इन्होंने बोला 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा एजीएम से। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा 30 नहीं 60 करिए इसको। कुछ कुछ बदलाव बोले स्टैंडिंग कमेटी ने। कमेटी ने कहा ठीक है जी, आपका हुक्म सलाखों पर। कमेटी ने तीसरी बार बिल बनाया और तीसरा बिल बना 2011 में। एक्सपर्ट ही बैठ, यहां पे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेगा ना इस वाली कमेटी में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां एक्सपर्ट बैठते हैं इस कमेटी में, एक्सपर्ट कमेटी में, ठीक है। तीसरी बार बिल आया 2011, फिर पार्लियामेंट गया, फिर स्टैंडिंग कमेटी ने इस बार डन कर दिया, कह रहा ठीक है हमें यह मंजूर है, कबूल है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने कहा साल आ चुका है 2012, आपका बिल ठीक है, बिल्कुल सही है, कंपनी जब इसी के बेसिस पे बनेगा, ठीक है, इसका नाम बदल दीजिए, कंपनीज बिल 2012 कर दीजिए, क्योंकि ईयर 2012 आ चुका है। बिल्कुल सही बोला माज आपने, न्यू कोर्स के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। आप देख रहे हो साल दर साल दर साल दर साल निकल गए। क्या 2004, क्या 2008, फिर 9, फिर 11, ठीक है, मतलब कोई कोई वक्त ही नहीं है यार। मैं इसलिए जो टाइमलाइन बना रहा हूं, ये मैंने टाइमलाइन यहां से बनाई है और ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है ही, ठीक है। बहुत स्लो, वेरी स्लो, दिस शुड नॉट बी द स्पीड। अभी तो आपको 2012 बिल आया, ठीक है जी, बोले डन है। अब बिल को लेकर गए पार्लियामेंट में, लोकसभा ने अप्रूव किया 18 दिसंबर 2012, ठीक है, 18 दिसंबर 2012। राज्यसभा ने अप्रूव किया 8 अगस्त 2013। देख रहे हो 6-8 महीने की तो कोई वक्त ही नहीं है भाई। लोकसभा में अप्रूव हो रहा है विंटर सेशन में, राज्यसभा में अप्रूव हो रहा है मॉनसून सेशन में, बजट सेशन तो खाएंगे बैठ के, ठीक है। 18 दिसंबर 8 अगस्त। सुमित भाई अभी पढ़ लेते हैं, नोट्स की लड़ाई थोड़ी देर बाद करेंगे। आप बोलिए मैं पढ़ाना छोड़कर पहले नोट्स पे चर्चा कर लेता हूं, ये भी ठीक है। बच्चे कह रहे सब्सक्रिप्शन लिया, टीचर हमारी बात सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा वो, टीचर का आवाज अब चलना पड़ेगा, ठीक। अब प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दी 29 अगस्त को, ठीक है, और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ 30 अगस्त को। तो एक बात बताओ, ये एक्ट कब बना? एक्ट, ये एक्ट बना 29 अगस्त को, बन गया, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ? 30 अगस्त को। जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा ना, वही इफेक्टिव डेट होगी। जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा वही इफेक्टिव डेट होगी, 30 अगस्त, ठीक है। ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट लगते हैं इसको समझ में आती है चीजें कैसे क्या बना है यार। जिस एक्ट को आपने अगले 2-2.5 महीने पढ़ना है, उसकी कम से कम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, अब मेरी बात सुनिए। हाँ बेटे, सीए वाले बच्चों के साथ यही नसीब है उनके, टीचर को वैलेंटाइन डे विश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नसीब ही ऐसे ही है। क्या ही कर सकते हैं बेचारे, ठीक है, कहां जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, सब मोह माया है। F2F में होते तो अभी आपकी क्लास लेके F2F ही आऊंगा मैं।
ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बहुत सारे इग्नोर भी कर देता हूं वहां से, जो थोड़े लगते हैं मजेदार है उसको पढ़ लेते हैं। देखो जी, कमाल की बात बताता हूं आपको, कमाल की, ठीक है। अब कंपनी एक्ट तो बन गया, अगला जो इलेक्शन था वो था 14 में, और कांग्रेस को एक बात लग चुकी थी कि 14 में वो नहीं आने वाले, 14 में वो नहीं आने वाले। सही मायने में ये एक्ट 2013 में जल्दबाजी में लागू किया गया। वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस एक्ट। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको जान के हैरानी होगी, सुनना आप ध्यान से। जब इस एक्ट मैं तो तब से पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने एक्ट आया, मैंने पुराना कंपनी एक्ट भी पढ़ा है भाई साहब, पुराना कंपनी एक्ट भी पढ़ा है मैंने, ठीक है। ये एक्ट कब आया जरा बताओ? ये आया 30 अगस्त को, ठीक है, सुनना ध्यान से। जिस दिन ये एक्ट लाया ना, उस दिन सरकार ने बोला एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन सेक्शन हम पार्ट्स में एप्लीकेबल करेंगे, पार्ट्स में, कभी 50 सेक्शन, कभी 100 सेक्शन, ऐसा पार्शियली एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि हम तैयार तो थे नहीं ना नए कंपनी एक्ट के लिए। जिस दिन ये एक्ट एप्लीकेबल किया गया, none of the section was applicable, zero section was made applicable, zero। 12-13 दिनों के बाद 12 सितंबर को 12 सितंबर को भारत सरकार ने 98 सेक्शन एप्लीकेबल किए। अच्छा, टोटल सेक्शन कितने कंपनीज एक्ट में? टोटल सेक्शन है 470, 470, ठीक है। 98 सेक्शन एप्लीकेबल किए। मैं आपको बताऊं, अब इन्होंने 98 सेक्शन एप्लीकेबल किए, तो आईसीएआई ने क्या किया? आईसीएआई ने बोले भैया 53 सेक्शन इंटरमीडिएट में लगेंगे और 45 फाइनल में, और बोले जो बाकी सेक्शन आए नहीं हो, बोले वो पुराने कंपनी देख के पढ़ लो। है क्या बोल रहे? हाँ, अब मान लो सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन नए वाले की नोटिफाई हो गई, तो नए वाले की पढ़ लो। और बोले सेक्शन 7, बोले वो पुराना वाला ही चल रहा है, वो नोटिफाई नहीं हो, तो बोले वो पुराना वाला ही पढ़ लो। मैंने बच्चों से कहा 2013-14 में, मैंने कहा आप इतिहास रच रहे हो, आज से 10 साल, 5 साल, 8 साल के बाद बच्चों को बताऊंगा कभी बच्चे दोनों एक्ट पढ़ते थे साथ में। वो जो सेक्शन नोटिफाई हो गए वो नए कंपनी देख के, जो नए नोटिफाई नहीं हुए वो पुराने कंपनी देख के। भाई साहब बुक बनाने में 3 महीने लग गए। क्या करोगे? हम अपनी जगह गलत नहीं है, सरकार की गलती है यार। आप रेडी हो गए तभी तो सेक्शन एप्लीकेबल करोगे, ठीक। मुझे आज भी याद है मई 14 के लिए पार्शियली पढ़ा हमने, ठीक। आगे बढ़ते हैं जी। 1 अप्रैल 2014, चुनाव से लगभग 1 महीने पहले सरकार का एक और नोटिफिकेशन आया। सरकार ने बोला 184 सेक्शन और लगेंगे प्लस। हमने कहा ये भी ठीक है। टोटल सेक्शंस कितने हो गए अब बताना जरा? टोटल सेक्शंस हो गए जो एप्लीकेबल हो गए 184 प्लस 98, 282 सेक्शन आउट ऑफ 470। मैं कमाल की बात बताता हूं बच्चे, उसके बाद इलेक्शन हुआ,
ये भाई साहब चले गए, भाइयों बहनों आ गए। अब जब भाइयों बहनों आए, नई सरकार, कमाल की बात सुनो, कितने सेक्शन बाकी थे रिमेनिंग टू बी नोटिफाइड, जो लागू थे ही नहीं इंडिया में? 188 सेक्शन। सही बोला आपने। अब आप सोचो, एक नई सरकार आई, इतना बड़ा एक्ट, आधे सेक्शन बाकी है, 188 सेक्शन। ये हालत थी। एनसीएलटी लिखा है लॉ के अंदर, बना नहीं। एनसीएलटी लिखा है, बना नहीं। एनएफआरए लिखा है कंपनीज एक्ट के अंदर, बना नहीं। स्पेशल कोर्ट लिखा है, बना नहीं। भाई साहब कुछ भी नहीं बना, सिर्फ किताबों में लिखा है, सिर्फ किताबों में। अब वहां लिखा हुआ है लॉ के अंदर, एनसीएलटी के अप्रूवल लो, एनसीएलटी के अप्रूवल लो। बच्चों से मैं कह रहा हूँ फेस टू फेस क्लास में, मैंने कहा बेटा एनसीएलटी तो बनानी है, तो कंपनी लॉ बोर्ड चल रहा है, पुराने कंपनी एक्ट का वो लिख लो। बच्चा भी देख रहा है, कह रहा है नया टीचर है, खुद ही नहीं आता हुआ इसको नया कंपनी एक्ट। मैं कह बेटा एनसीएलटी बना नहीं बेटे, बना नहीं एनसीएलटी, एनसीएलटी बना नहीं बेटे। बच्चा भी शक भरे निगाहों से देख रहा है, कह रहा है ये टीचर भरोसा कम लग रहा है मुझे। अरे सिलेबस बदलता ही रहा शंकर, हर बार सिलेबस बदलता रहा। बुक बनती 6 महीने के लिए थी। बड़ी हालत खराब भाई साहब। अच्छा आपको ऐसा लगे कि अभी आप पढ़ेंगे ना, जब कल जब हम चैप्टर शुरू करेंगे, तब देखना इस सरकार के मजे लेंगे, इन्होंने क्या ब्लंडर किए। मैं तो कल भी मैंने आपसे बोला मैं बहुत न्यूट्रल हूं भाई साहब, तो मेरे सामने बीजेपी कांग्रेस करना मत, अपन दोनों को धोएंगे। अपने को खाने के लिए कोई नहीं देता, अपने को खुद कमाना है, खुद ही खाना है। एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब देखो एनसीएलटी, एनसीएलटी, एनएफआरए, स्पेशल कोर्ट, कुछ भी नहीं बना भाई, ऑल ओवर पेंडिंग। कितने लोगों ने एनसीएलटी सुना है इससे पहले? कभी सुना है? सुना है। एनसीएलटी का इतिहास तो सबसे रोचक है भाई, एनसीएलटी का इतिहास सबसे रोचक है। एनसीएलटी तो आप सुनना शुरू ही कर दोगे, मतलब आपको हर दूसरे तीसरे सेक्शन में एनसीएलटी मिलेगा, इंटरमीडिएट के अंदर हर दूसरे तीसरे सेक्शन में एनसीएलटी मिल जाएगा। एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एक्चुअली क्या होता है बताता हूं आपको, बताता हूं, सुनना। ये है कंपनीज एक्ट, नीचे लिखता हूं, ठीक है। कंपनीज एक्ट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है बताना जरा, किसी को पता है? अंडर विच मिनिस्ट्री? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। इसके अंडर में ना 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं, रीजनल डायरेक्टर 7, इंडिया में। और इसके अंडर में ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, करीब करीब 22। सुना होगा शायद आपने आरओसी, आरओसी मतलब ये सीक्वेंस है, हिरार्की है, रैंकिंग है चाची। एमसीए, रीजनल डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनीज है। बहुत बार ना लॉ में लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एमसीए। सीजी मतलब एमसीए। मोदी जी के पास थोड़ी पहुंच जाओगे भाई और बहनों, बताओ जी हमें। अच्छा एमसीए मिनिस्टर कौन है आज की डेट में?
मिनिस्ट्री का हेड कौन है? अरे अपनी ताई फाइनेंस मिनिस्टर भी है और एमसीए मिनिस्टर भी है, निर्मला ताई, कह रहा राहुल गांधी। भैया वो तपस्वी है आजकल। एक्चुअली क्या हुआ, इंडिया में ना जिसके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री उसी के पास एमसीए की मिनिस्ट्री है। इन्होंने कभी अलग ही नहीं किया सही मायने में। अच्छा अब सुनो, यहां बैठा है एनसीएलटी, कह रहा ओए तू यहां चल, अब कोई दिक्कत नहीं है, तू मुझे भी मानेगा। एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल? इस ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है? सस्ता कोर्ट। अरे यार ये भी ठीक, ये भी ठीक है। ट्राइब्यूनल के पास ना कोर्ट की कुछ पार्स होंगी, सारी नहीं। अब कोर्ट आपको जेल भेज सकता है, फांसी पे टांग सकता है, जुर्माना लगा सकता है। एनसीएलटी ये सब नहीं कर सकता। अलग अलग लॉ के अंदर अलग अलग ट्राइब्यूनल्स बने हैं। यहां पर एनसीएलटी बना है, हर लॉ के अंदर ट्राइब्यूनल है अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ एनसीएलटी है, एनसीएलटी के अंदर सुनवाई चलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन एनसीएलटी आपको जेल नहीं भेज सकता, एनसीएलटी आपके ऊपर जुर्माना ही नहीं लगा सकता। तो फिर एनसीएलटी का रोल क्या है? एनसीएलटी का बहुत खतरनाक रोल है भाई। वाइंडिंग अप करना है एनसीएलटी के पास जाओ, एमलगमेशन कराना है एनसीएलटी के पास जाओ, मिसमैनेजमेंट एनसीएलटी के पास जाओ। एनसीएलटी का तो बहुत अहम योगदान है भाई। हम करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले, ये भी ठीक। बोले तो बोले क्या, नहीं नहीं बोले तो क्या बोले, ये ठीक है। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल की मीनिंग आप लिख सकते हो, एक ग्लॉसरी आप बना सकते हो। कॉपी के आखिरी में कुछ कुछ चीजें आपको लिखनी होंगी। किसने किसने कॉपी बना ली, ईमानदारी से बताओ दो की। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसमें पहले पेज में लिख लेना, एओ बाबा की यही पुकार, अब की बार 80 पार। पहले पेज में लिख लेना, अब की बार 80 पार, रोज देखना उसे। ये भी ठीक। अब की बार अगली बार, बेटा अपना डायलॉग मत बताओ दूसरे को। देख रहे हो, ऐसे बच्चों से आप बिल्कुल दूर रहे, ठीक है ना। हारे का सहारा एओ बाबा हमारा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको कोई डिस्काउंट दूंगा बूस्टर है बुक में, ठीक है आचन का। सर वो बच्चा है, आप तो दादाजी हो ना। ट्राइब्यूनल का मतलब होता है, ट्राइब्यूनल मीन्स अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, जिसके पास कोर्ट की कुछ पावर्स होंगी, सारी नहीं। विच हैज सम पावर्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है सर, हाईएस्ट मार्क कितना है? 86। सर अब तो आपके जैसे हैंड राइटिंग हो गई है हमारी भी। अच्छा, ऐसे कुछ बच्चों ने मुझे और भी बोला, सर रेड एप्पल देंगे। बेटे आप उसमें होते ना फेस टू फेस में, कान खींच के रेड एप्पल आपके कान को बना देता हूं मैं, जितनी पटर पटर करते हो। ठीक है, एमसीए नहीं नहीं, रीजनल डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनीज एक्ट 13, यहां बैठा है एनसीएलटी। हाँ हाँ, अरे टेंशन मत लो यार, अभी समझ समझ लो, सिर्फ अभी नोटिंग का टेंशन मत लो, थोड़ा समझ लो चीजों को, ठीक है। समझ में आ रही है जी कहानी आपको, कि कैसे कैसे कंपनीज एक्ट आया, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, सेक्शन भी ऐसे। इसलिए हम कहते हैं ये जो एक्ट है ना, ये एक साथ नहीं लगा इंडिया में, ये एक्ट लगा बिट्स एंड पीसेस में, बिट्स एंड पीसेस में।
ये एक साल एप्लीकेबल नहीं हुआ। रीजनल डायरेक्टर नीचे लिखा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC 7 और ये 22 है। ठीक है, हम तो एक पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं भाई साहब, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। हम पूरा एक फैमिली का फ्लो चार्ट बनाएंगे कंपनी के अंदर आगे चल के, आप टेंशन मत लो। ROC हमारी चाची है, रीजनल डायरेक्टर चाचा, सेवी हमारा ससुर है, NCLT माई बाप, ठीक है, कैडिटर हमारा नाराज फूफा है, सब पढ़ेंगे। हाँ आसिम भाई बताता हूँ, टेंशन मत लो लिखने की यार अभी। अरे बिना बताए नहीं चला जाऊंगा मैं, टेंशन मत लो रे, सब बताऊंगा अभी, सब समझ लो। वैलेंटाइन कौन, दूध के दांत टूटे नहीं, इनके वाइफ की बातें कर रहे हैं। बेटा ये ज्यादा पटर पटर करता है ना, बर्तन उसी को मांजने होते हैं। ठीक है देखिए, नाराज फूफा कैरेक्टर होगा ना अपना, सबको लपेटेंगे, टेंशन मत लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, बेसिक समझ में आ रहा है कंपनी तक का, एक कैसे कैसे क्योंकि क्या क्या सफर था, आज सफर देखा हमने, कंपनी तक का सफरनामा। ठीक है, इसलिए मैंने आगे से टाइटल रख दूंगा कंपनी तक का सफरनामा, ये भी ठीक है। अब आते हैं कंपनी के बेसिक के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कंपनी का बेसिक। चलिए, चलो चलो बेटे चलो, चलो 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 चलो। अगर आप कंपनी की मीनिंग देखिए सिंपल, तो क्या मीनिंग निकल के आती है भाई कंपनी की। बच्चों इस बच्चे से भरोसा मत करना, ये 3 बार बैच कर चुका है, ठीक है ना। और हर बार अपना अटेम्प्ट 6 महीने डिले कर देता है। देखिए हाँ हाँ, बस कह रहा अच्छा लगता है, अब नाम तो बदल लेता है हैक करके, फोटो नहीं बदल पा रहा बेचारा, बस दिक्कत यही है, फोटो से पकड़ा जाता है जरूर। ठीक, कंपनी की बेसिक मीनिंग देखिए, कहता है कंपनी के बारे में एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस वर्किंग फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट। अब सर कंपनी में कितने तरह के लोग इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहला डायरेक्टर और दूसरा शेयर होल्डर। जल्दी जल्दी बोलना, पैसा कौन लाएगा, डायरेक्टर पैसा लाएगा, शेयर होल्डर पैसा लाएगा, शेयर होल्डर पैसा लाएगा। तो शेयर होल्डर को ना हम एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटरी, कह सकते हैं ऐसा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, और डायरेक्टर का रोल क्या है, अरे रिलायंस में यार 35 लाख मेंबर है और डायरेक्टर है 15, 35 लाख लोग कंपनी थोड़ी चलाएंगे यार, सब पहुंच जाएगा। बोले रजिस्टर्ड ऑफिस क्या, बोले रामलीला मैदान, रामलीला, बोले पूरा शहर बसा दिया रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम पे। इसे बोलेंगे मैनेजर या मैनेजिंग एजेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ओनर कौन हुआ, डायरेक्टर हुआ या शेयर होल्डर हुआ, ओनर कौन हुआ। आपको पता है बच्चे, शेयर होल्डर, ये वर्ड ना कंपनीज एक्ट में कहीं डिफाइंड ही नहीं है, ये नलायक शेयर होल्डर की डेफिनेशन डालने ही भूल गए। ठीक है, शेयर होल्डर वर्ड की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो सिंपल मीनिंग क्या होगी जरा बताओ। सिंपल मीनिंग होगी हु होल्ड्स शेयर्स ऑफ द कंपनी। मेरे पास शेयर है, मैं शेयर होल्डर हूं, आपके पास शेयर है, आप शेयर होल्डर है।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा अगले चैप्टर, मतलब पहले चैप्टर को शुरू करने के लिए। शेयर होल्डर होते हैं दो तरह के, एक होता है प्रेफरेंस, एक होता है मालिक इक्विटी। प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं, वाई? क्योंकि प्रेफरेंस को प्रेफरेंस मिलती है। कब प्रेफरेंस मिलती है? आप पता चला डिविडेंड बांट रहा है डायरेक्टर, इक्विटी भी आ गए डायरेक्टर है पीछे लाइन में, जब देखो मुंह उठा गया हट, हाँ प्रेफरेंस आइए ना, बैठिए ना, डिविडेंड तो लीजिए ना, इक्विटी जब। दूसरी बात, जब वाइंडिंग अप होगा तो कंपनी की एसेट बिकेगी वाइंडिंग अप में। मान लो एसेट बिकी 100 करोड़ की, लाइबिलिटीज आपने पे ऑफ की 60 करोड़ की, सरप्लस बच गया 40 करोड़। एक बात बताओ बच्चों, जब कंपनी चल रही थी तो शेयर होल्डर ने कंपनी को कैपिटल दी थी। आज कंपनी बंद हो गई, वाइंडिंग अप हो गया, तो जो सरप्लस पैसा बचा है कंपनी उसको रिफंड कर देगी ना, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मेरा, पैसा बच गया, ले जा अपना पैसा। भैया तूने कंपनी चलते वक्त पैसा दिया था, अपना पैसा वापस ले जा, रीपेमेंट। अब रीपेमेंट देना शुरू किया, वाइंडिंग अप में पता है रीपेमेंट कौन करेगा? लिक्विडेटर। वाइंडिंग अप में रीपेमेंट कौन करेगा? लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर खड़ा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी भी आ गए, प्रेफरेंस के आगे लग गए। डायरेक्टर बोलेगा चिंटा डंडा लाइए, पिछली बार समझाया समझ नहीं बात तुमको, कुटाई करो इसकी, डंडा दे हैं, चलो कितनी बार बोला पीछे लग, जब देखो मुंह उठाया जाएगा। लिक्विडेटर आया हुआ है, वाइंडिंग हो रहा कंपनी, अब तो शर्म कर ले तक। बेटे चिंटू हमारा एक करेक्टर है, जब जब अधर्म हो गए संसार में तब तब चिंटू प्रकट होगा। चिंटू से मैं आपको जरूर मिलवाऊंगा एक दिन, लेकिन अभी चिंटू सबसे मिलता नहीं है, थोड़ा शाय है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, सबसे मिलता नहीं है। अभी पीछे गया हुआ था भाई साहब, 10 दिन रहकर आया, क्या बताऊं आपको, बाहर जाता है, इंडिया में हॉलिडे बनाता ही नहीं। ठीक है, कल गोफी से मिले, अरे गोफी तो बहुत शांत है, परेशान है। चिंटू खुद परेशान नहीं, दूसरे को परेशान करता है, डंडा लेके बैठा होता है, कह रहे कुटाई करो, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, कुटाई करो। ठीक, तो भैया डिविडेंड बांटो या कैपिटल रीपे करो, पहले पैसा किसको देंगे? प्रेफरेंस को, और बच गया तो किसे मिलेगा? इक्विटी को। इक्विटी कह रहा है गजब बेचती है, झूठा खाने को मिलता है, सारा खाना प्रेफरेंस ही खा गया, इक्विटी कह रहा है हमारे लिए क्या छोड़े भैया, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, झूठा। इक्विटी कह रहा है बदला लूंगा, बदला लूंगा, झूठा खिला रहे हो तुम मुझे, बदला लूंगा। ठीक, अब बदला कैसे लेगा सुनना। कंट्रोल अभिषेक, कंट्रोल। फैजल, फैजल की आत्मा आ गई उसके अंदर। देखो शेयर होल्डर ओनर भी कहलाता है, शेयर होल्डर को ना मेंबर भी कहते हैं, कंपनी का मेंबर, सुना होगा आपने, मेंबर ऑफ कंपनी। ठीक, आगे मेंबर के पास दो राइट है, पहला राइट है डिविडेंड का, दूसरा राइट है वोटिंग का। अभी मैंने आपको बताया डिविडेंड, डिविडेंड पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को, फिर किसको मिलेगा? इक्विटी को। मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड की मीनिंग क्या है? प्रॉफिट का शेयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सही बात, सही बात, कैपिटल पर रिटर्न, सही बात, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रिटर्न पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बढ़िया। ऐसा कह सकते हैं क्या, पार्ट ऑफ प्रॉफिट
which is not retained by the company, but is distributed among the shareholder. Part of profit not retained by the company, distributed among the shareholder in proportion of their shareholding. आपके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, दूसरे के पास कम डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड मिलेगा ना शेयर होल्डिंग के हिसाब से, ऑब्वियस सी बात। ये प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, ये देखो नलायक लिख दिया इसने। बच्चों मेरी बात सुनिए, आप ग्लॉसरी में ना कुछ कुछ चीजें लिखते हुए चलेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं, वो जो बोल रहा हूं उसे लिखना है। अब जैसे ये जो मैंने आपको बोला है ये आपको लिखना है, ठीक है? लिखो जरा मीनिंग ऑफ डिविडेंड। The part of profit which is not retained by the company but is distributed among the shareholder in the proportion of their capital is known as dividend. अब की बार 80 बार लिख लिया, डालो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला सुनिए, रिपीट मिस्टर, अरे अपना नाम बताया, अच्छा नहीं लगता आपको बैठ बोलने में। नाम बता, नाम बताओ बच्चे अपना। गुड, पिन कर दिया दोस्त मैंने ऊपर। क्यूट, ये भी ठीक। सागर, बच्चे शर्मा जाते हैं। चलो डन, लिख लिया ना, आगे बढ़ते हैं। पहला राइट डिविडेंड का है, दूसरा राइट वोटिंग का। अब सर वोटिंग कौन करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा वोट कर सकता है, ऑलवेज। मतलब थोड़ी देर पहले, ये कैसा नाम है भाई, थोड़ी देर पहले इक्विटी क्या बोल रहा था? बदला लूंगा, आ गया बदला लेने। भाई साहब एजीएम हो रही है, एजीएम। इक्विटी शेयर होल्डर हर मैटर के लिए हर एजीएम में वोट करेगा। जनरली प्रेफरेंस कैन नॉट वोट, जनरली प्रेफरेंस कैन नॉट वोट। मतलब मान लो एजीएम चल रही है, ठीक है, एजीएम चल रही है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए गेट पे। अच्छा अच्छा, इक्विटी इक्विटी, अच्छा अच्छा। सर सर क्या लेना पसंद करें? कैपुचिनो, मोका लाची, सर के लिए पिज्जा, थिन क्रस्ट एंड चीज बर्स्ट, प्लीज सर। अब प्रेफरेंस आया, प्रेफरेंस हो। अरे दरिया बैठाओ इसको नीचे। हाँ हाँ, कल के समोसे बच्चों को दे देना। हाँ हाँ हाँ, चाय में 90% पानी 10% दूध। हाँ हाँ हाँ, पार्ले दे दियो, पार्ले जी ज्यादा चल रहा है तो। प्रेफरेंस देख रहे, कह रहा क्या हो रहा है मेरे साथ ये, प्रेफरेंस कह रहे क्या हो रहा है मेरे साथ ये, प्रेफरेंस कह रहे ये गलत कर रहे हो। कह रहे अच्छा, जब उस दिन डायरेक्टर इक्विटी को गाली देने के पीछे भगा रहा था तब तो आप बड़े खुश थे। आज इक्विटी का दिन है बेटा, इक्विटी चौड़ बैठा। प्रेफरेंस कह रहा मुझे भी चाहिए लाते, कह रहे दो इसको लाते दो, इतनी लाते दो दिमाग सही हो जाएगा इसका। लाचे, मोका, कैपुचिनो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब
ऐसा होता है कि जब एजीएम में एक बड़ा ही अच्छा दृश्य देखा गया, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा दृश्य देखा गया एक एजीएम में, ठीक है, वो दृश्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ठीक, ये भी ठीक है, ठीक है। तो भाई ये तो हालत है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। उनको कह रहे पिज्जा, कैपेचिनो, मोका, उसे कह रहा है समोसा यार, ठीक। अब मान लो अभी वोटिंग कराएंगे, देखो मजे आएंगे, ठीक है, अभी बहुत मजे आएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चों वोटिंग शुरू हुई, ठीक है, शेयर होल्डर हमारे हमारे समक्ष बैठे हैं, जितने बच्चे हैं आप सब शेयर होल्डर हैं, मैं मीटिंग का चेयरमैन हूं, मैं मीटिंग का चेयरमैन हूं, ठीक है। जिनके नाम ए से जी तक हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर है, जिनके नाम एच से जेड तक है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बच्चे हाँ गेम खेलेंगे आज तो, ठीक है। जतिन कह रहा थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं यार, ये तक ही चले जाते हैं, ये भी सही। मैं तो इक्विटी, मैं इक्विटी। भाई साहब एक बात है, ए वाले तो ऐसा है कि ए वाले अपना खुद का जिला बना सकते हैं, ए वाले कह रहे कंपनी छोड़ो, कहीं चिल्लाओ, ए वाले तो ऐसे नहीं करेंगे, पूछो मत, ठीक है। डॉली, सुनो जी, युवराज कह रहा है मैं तो भाई क्या बोलूं, कहां बैठूं, जीवन भर आखिरी बैठाया मुझे क्लास में। अब सुनो, गौरव बच गया। पहला मैटर आता है वोट करने के लिए, पहला मैटर, ठीक है जी, कह रहे कंपनी का नाम चेंज करना है, चेंज द नेम ऑफ कंपनी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने लोग फेवर में, कितने लोग अगेंस्ट में, अभी बताइए, यस और नो बोलना है आपको। अरे सुबोध प्लीज बैठ जाओ, अरे बैठो, एक करण बैठो आप प्लीज, पायल बैठिए बैठिए, नहीं नहीं आप वोट नहीं कर सकते, शुभम आप भी नहीं, रितेश नहीं 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 नहीं, अरे बेटे नहीं नहीं प्लीज, सुहानी नहीं आप वोट नहीं कर सकते, प्रियंका, दो दो प्रियंका घूम रही, नहीं 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 बेटे नहीं, अरे बेटे आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अरे नहीं बेटे नहीं, अरे आप, अरे यश नहीं नहीं नहीं, वंश नहीं, अरे रघुवीर कर नहीं सकते, शोएब भाई कैसे वोट कर रहे हैं आप, अरे भैया यहां प्रेफरेंस वोट कर ही नहीं सकता। लो भैया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर शक्ल देख रहे हैं इक्विटी की, इक्विटी कह रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूं, जनरली प्रेफरेंस कैन नॉट वोट, जनरली प्रेफरेंस कैन नॉट वोट, जनरली प्रेफरेंस कैन नॉट वोट। ठीक, अब दूसरा मैटर आया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है 12%, चेयरमैन कह रहे हैं कम करके 2% कर दो, -10%। कितने लोग फेवर में हैं? बच्चे कह रहे गलत हो रहा है हमारे साथ, प्रेफरेंस वाले कह रहे गलत हो रहा है हमारे साथ, ये गलत हो रहा है हमारे साथ। आपको पता है इस मैटर के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन वोट,
जहां जहां प्रेफरेंस के राइट अफेक्ट होंगे ही कैन वोट। जहां जहां प्रेफरेंस के राइट अफेक्ट होंगे ही कैन वोट। जहां जहां प्रेफरेंस के इंटरेस्ट और राइट अफेक्ट होगा ही कैन वोट। जनरली प्रेफरेंस कैन नॉट वोट, जनरली, एक्सेप्ट जब उसका राइट अफेक्ट होगा ही कैन वोट। समझ आ रही है बात? नाम चेंज करने के लिए ही कैन नॉट वोट, लेकिन अगर प्रेफरेंस का डिविडेंड कम करोगे ही कैन वोट। अब एक बात बताओ, वोटिंग कराते हैं जरा, आप सबसे वोटिंग कराते हैं, ठीक है, देखते हैं भाई क्या रिजल्ट निकल के आता है। यस वाले ट्रू, नो वाले फॉल्स, ठीक है। वोटिंग हो रही है शुरू। कितने लोग चाहते हैं प्रेफरेंस का डिविडेंड 2% कर दिया जाए? वो ट्रू में क्लिक करें। कितने लोग चाहते हैं ना किया जाए, वो फॉल्स में क्लिक करें। भयानक किस्म से वोटिंग चलती हुई, कहां टिकट टक्कर जा रही है दोनों वोटिंग में। देखिए एंड रिजल्ट क्या होगा। और भैया ये तो बड़ी ही खतरनाक वोटिंग चल रही है। और अंततः 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 फेवर में वोट आए हैं 39% और अगेंस्ट में वोट कितने आए हैं? 61%। आप मुझे बताइए रिजोल्यूशन पास होगा क्या? यह प्रस्ताव पारित होगा क्या? नहीं हो सकता ना सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको पता है रिजोल्यूशन के लिए जनरली कितनी वोटिंग चाहिए? जनरली कितनी वोटिंग चाहिए? जितने वोट अगेंस्ट में है ना, उससे एक वोट ज्यादा चाहिए फेवर में। जितने वोट अगेंस्ट में हैं उससे एक वोट ज्यादा चाहिए फेवर में। अगर 400 वोट अगेंस्ट में हैं, कितने वोट फेवर में चाहिए जरा बताओ? 401 वोट। समझ रहे हो आप मेरी बात? प्रैक्टिकली समझना, इसे कहते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ये सिंपल रिजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, सिंपल, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। लेकिन कुछ मैटर इतने ज्यादा सीरियस होते हैं, उनके लिए आपको बोला जाएगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करिए। कुछ मैटर इतने ज्यादा सीवियर होते हैं जिसके लिए आपको बोला जाएगा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करिए। पूरी बात समझना है, डिस्कशन लंबा चलेगा भाई। क्या बोलते हैं? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करिए। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल कैसे? जितने वोट अगेंस्ट में है ना, उसके कम से कम 3 गुना वोट, कम से कम 3 गुना वोट फेवर में होने चाहिए। मतलब अगर अगेंस्ट में 400 वोट हुए ना, 400, तो फेवर में 1200 होने चाहिए। बहुत मुश्किल है सर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना, कहना आसान है। ऑर्डिनरी का मतलब 400 वोट अगेंस्ट में, 401 फेवर में। 400 अगेंस्ट में तो 1200 फेवर में। भैया स्पेशल रिजोल्यूशन, जैसे आप कंपनी का नाम चेंज करेंगे ना, तो लिखा हुआ है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास होगा? जितने वोट अगेंस्ट में हैं उससे 3 गुना वोट फेवर में चाहिए, तभी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। उसके बिना स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे मैटर जब स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शहर से बाहर शिफ्ट कर रहे हो, सेक्शन 13 आपसे कहता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करिए। आप बायबैक करना चाहती है कंपनी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करिए। बहुत जगहों पे स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है सर। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब है 3 गुना वोट फेवर में चाहिए।
सर कहना आसान है क्लास में बैठ के, ये पास करना फिर भी थोड़ा इजी है, ये पास करना भाई साहब कॉम्प्लेक्स काम है। 3 गुना आदमी कैसे बनाओगे सर? 3 गुना आदमी कैसे बनाओगे आप बताओ? हाँ नहीं काउंट होगा ना। वो कह रहे हैं कब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वही तो पढ़ेंगे 2.5 महीने में। आज सब कुछ थोड़ी पढ़ लोगे। अरे वही तो पढ़ना आशंका दीदी, कि कहां पे ऑर्डिनरी कहां पे स्पेशल, वो दिया होगा आगे जब पढ़ेंगे आप सेक्शन वाइज। अभी मैं सिर्फ मीनिंग समझा रहा हूँ, ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, स्पेशल का मतलब क्या है, कब ऑर्डिनरी कब स्पेशल, वो सेक्शन वाइज दिया होता है। ओपीसी में नहीं लगता, सब पढ़ेंगे भाई। देखो आधा ज्ञान मत लगाओ यहाँ पर, दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे चलाओ। प्रॉक्सी का जिक्र मैंने किया नहीं है, जब जिक्र करूंगा ना तब उस पर वोटिंग बाय पोल, शो ऑफ हैंड्स, मेरे हिसाब से चलिए सही रहेगा। अभी वही बताता हूँ, दीप सब बताता हूँ, सब बताऊंगा। अभी तो इसको तो जान लो, 1 मिनट। अगेंस्ट में वोट, 1 वोट ज्यादा फेवर में। अगर 400 अगेंस्ट में और 400 फेवर में है तो ऑर्डिनरी पास नहीं होगा, नहीं होगा। मान लो क्लैशिंग हो गई, क्लैशिंग हो गई तो नहीं होगा। फिर चेयरमैन के पास दूसरा वोट होता है करने के लिए, कास्टिंग वोट। अगर चेयरमैन ने फेवर में दे दिया तो 401 पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं पास होगा। तो 400 में नहीं बनेगी बात। हाँ चेयरमैन कास्टिंग वोट दे देगा तो 401 वोट फेवर में और 400 अगेंस्ट में, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। क्लैशिंग के केस में कुछ नहीं होगा सर, ठीक है। अब कुछ भी पूछ रहे हो, अब मेरी बात समझना जरा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताने दो, ठीक है। रिजोल्यूशन होते हैं 2 तरह के, ऑर्डिनरी और स्पेशल। जितने वोट अगेंस्ट में है ना, उससे ज्यादा वोट फेवर में होने चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ओआर। जितने वोट अगेंस्ट में है ना, कम से कम 3 गुना वोट किसमें होने चाहिए, फेवर में। क्या पास करोगे ऐसा? ठीक है, अब बात समझिए। सर ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब है मोर देन 50% वोट या मोर देन 50% मेंबर फेवर में वोट करेंगे तो बात बन जाएगी। ऐसा कह सकते हैं क्या कि स्पेशल रिजोल्यूशन में मोर देन या 75% मेंबर फेवर में वोट करेंगे तो बात बन जाएगी? जितने वोट अगेंस्ट में, 1 वोट ज्यादा फेवर में। जितने वोट अगेंस्ट में, 3 गुना वोट फेवर में। 25 का 75, 400 का 1200, 1600 का हो गया 75% 1200। 400 प्लस 1200 1600 हो गया, 1600 का 75% 1200। तो 75% वोट अगर फेवर में हो तो एसआर पास हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ठीक है। अरे भैया अभी तो कुछ लिखना ही नहीं है, क्यों परेशान हो, सिर्फ समझ लो यार। अभी आपको धीरे धीरे मेरे साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। मेरा लिखने पे कोई जोर नहीं है भैया, लिखने का काम करना है बाद में, आपने सिर्फ समझने का काम करना है। एक टाइम पे एक काम करें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझिए। मान लो कंपनी के अंदर मेंबर है, टोटल मेंबर 10,000 टोटल। मैं एक मीटिंग में गया, वहां टोटल 10,000 मेंबर थे कंपनी में।
मैं एक एजीएम में गया, इंटरमीडिएट में था मैं, पीसीसी में आर्टिकलशिप चलती हुई, जो मैं कहा मेरे पास तो 5-7 शेयर चला जाता हूँ, चला गया जी। अब मैं वहां देख के परेशान, अंदर एजीएम चल रही है, बाहर वो समोसे की लड़ाई लड़ रहे हैं मेंबर, और अंदर रिजोल्यूशन पास हो रहा है, 5 करोड़ रिजोल्यूशन, 5 करोड़ रिजोल्यूशन, बाहर लड़ाई लड़ रहा है, आपने मुझे हरी चटनी दी, लाल चटनी क्यों नहीं दी। कंपनी भाई साहब गिफ्ट देती है एजीएम में, छोटी कंपनी ज्यादातर गिफ्ट देती है, कोई वाटर बॉटल दे देगा, कोई टिफिन दे देगा, कोई ब्रीफकेस दे देगा। मैं जहां गया वो सूटकेस बांट रही थी, एक अंकल जी ने बाहर क्लेश लगा दिया, कह रहा उसे काला दिया सूटकेस, मुझे क्यों नहीं दिया, मैं लाल नहीं चाहिए सूटकेस मेरे को। अंदर तक आवाजें आ रही, यहाँ रिजोल्यूशन पास हो रहा है, 5 करोड़ रिजोल्यूशन, ये हमारे नए डायरेक्टर होंगे, हम इतना डिविडेंड देंगे, ये हमारे नए ऑडिटर होंगे, और बाहर लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो कोई सूटकेस की लड़ाई लड़ रहा है, कोई चटनियों की लड़ाई लड़ रहा है। भाई साहब मैं कह रहा हूं, क्या चल रहा है, क्या सोचा था और क्या पाया, क्या सोचा था और क्या पाया। एक बात समझिए, मेंबर थे 10,000, मीटिंग में मेंबर पता है कितने आए, 800। तो 50% किसका निकालेंगे, 10,000 का या 800 का। 800 का। 800 में से 50 लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं बाहर, तो वोट तो 750 ने किया ना, तो 50% किसका निकालेंगे, 800 का या 750 का। और 750 में 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, तो वोट करने का अधिकार किनके पास था, 700 के पास। तो 50% किसका निकालेंगे, 10,000 का, 800 का, 750 का, 700 का, 700 का। तो 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग who are entitled to vote। अब आ रही है बात समझ में, 50% किसका देखना है, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग हु आर एंटाइटल टू वोट। तो मैं सिंपल तरीका ये कहता हूं, इतना तामझाम पालने से बढ़िया है जब अगेंस्ट में आपके वोट है, कितने वोट है भैया अगेंस्ट में, अगेंस्ट में वोट है 400, इतना दिमाग मत लगाओ, सिंपल ये देखो फेवर में 401 वोट है या नहीं, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। जितने वोट अगेंस्ट में, एक वोट ज्यादा फेवर में, एक वोट ज्यादा फेवर में। और यहां पे जितने वोट अगेंस्ट में, कितने वोट अगेंस्ट में मालिक, मान लो 600 वोट, तो कितने वोट फेवर में चाहिए, फेवर में चाहिए भैया 1800 वोट। समझ आ रही है कहानी। अभी पेशेंस रखना, देखो हर चीज में एक ही बात आपको बोलूंगा, आराम आराम से चलिए, कोई चीज एक बार में खत्म नहीं होती, उसे मैं एक बार, दो बार, तीन बार अलग तरीकों से बताता हूं, ताकि दिमाग में चीजें सेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ 400 के 401 चाहिए या 1800 में बात बन जाएगी, 75% और मोर में। ठीक है, 1800 में भी बात बन जाएगी। कर सकते हो, पढ़ेंगे आप आगे, अगर वो इंटरेस्टेड होगा किसी मैटर में, कोई बात नहीं। 2 मिनट रुक जाओ। अरे वो दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, देवराज कैसी बात कर रहा है यार, मैं रैंडम कह रहा हूँ 700, 600, 1800, वो अलग एग्जाम्पल है। अरे भाई साहब, अभी तो देखो
मिस्टर बैड ऐसा है, कोई सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, सिर्फ मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ सेक्शन होते जा रहे हैं। अभी आपको रेफर नहीं करना, कल से अपन चैप्टर पढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन पढ़ाता हूं, बताइए। 5 वोट अगेंस्ट में है, 20 फेवर में है, पास होगा स्पेशल रिजोल्यूशन? अगेंस्ट में कितने हैं? 5। फेवर में कितने होने चाहिए? 15। कितने हैं फेवर में? 20। पास होगा ना ऐसा? अगेंस्ट में है 2, फेवर में कितने होने चाहिए? है कितने फेवर में? पास होगा ऐसा? अगेंस्ट में कितने हैं? 4। फेवर में कितने होने चाहिए? 12। है कितने फेवर में? 20। पास होगा ऐसा? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आप बोलो इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या, तो घर से थोड़ी निकाला है मैंने, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अब एक बात समझिए जरा ध्यान से, ठीक है। वोटिंग, वोटिंग कहां पे होती है सर? वोटिंग होती है जनरल मीटिंग में। मीटिंग होती है दो तरीके की, एक बोर्ड मीटिंग जिसमें डायरेक्टर की मीटिंग होती है, एक जनरल मीटिंग जो मेंबर की मीटिंग होती है। ठीक है, जनरल मीटिंग। अब बात समझिए, जनरल मीटिंग ना दो तरह की होंगी, एक एजीएम, एक ईजीएम। स्कूल में एनुअल फंक्शन देखा है आपने? हर साल होता है एंड में, एग्जाम से पहले, जैन और फेब में, जैन और फेब में। ये भी हर साल होगी, मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम मैंडेटरी है, ओपीसी को छोड़कर, ओपीसी को छोड़कर। अब ओपीसी में एजीएम कैसे होगी आप बताओ मुझे? अकेला तो आदमी है, खुद ही आ रहा है, चेयर लगा रहा है, खुद ही बैठ रहा है, खुद ही वोट कर रहा है। बाकी हर कंपनी में एजीएम मैंडेटरी है, हर कंपनी को हर साल। सर एजीएम में होगा क्या? मतलब एजीएम तो हर साल कराएंगे, लेकिन होगा क्या एजीएम में? 4 मैटर ऐसे हैं, मैटर जो हर साल हर एजीएम में होंगे। उन मैटर को हम बोलते हैं बिजनेस। यहां बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं है, बिजनेस का मतलब है एजेंडा और मैटर, जिन्हें मैं शॉर्ट में कहता हूं अड्डा। अड्डा मतलब बताता हूं, ये हर साल हर एजीएम में होंगे। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात बताओ, कंपनी में पैसा किसका लगा है? मेंबर का, डायरेक्टर का? मेंबर का। डायरेक्टर कंपनी को संभाल रहे हैं, साल भर की रिपोर्ट कार्ड तो देनी पड़ेगी ना मेंबर के सामने, साल भर की रिपोर्ट कार्ड तो देनी पड़ेगी। वो रिपोर्ट कार्ड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल हर एजीएम में डायरेक्टर मेंबर के सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं भैया ये पूरे साल की रिपोर्ट कार्ड है, और मेंबर उसे फाइनली अप्रूव करता है। ये हर साल हर एजीएम में होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस नंबर 1। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एजीएम में होगा। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होगा, अपॉइंटमेंट। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अब आगे पढ़ेंगे, एजीएम में होगा और उसकी रेम्युनरेशन फिक्स कर। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर की रेम्युनरेशन फिक्स करना हर साल हर एजीएम में होगा। 4 मैटर ऐसे हैं हर साल हर एजीएम में। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल हर एजीएम में,
डिविडेंड का डिक्लेरेशन हर साल हर एजीएम में, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हर साल हर एजीएम में, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हर साल हर एजीएम में रेम्युनरेशन फिक्स करना, ये हर साल हर एजीएम में होंगे। ये 4 बिजनेस कहलाएंगे ऑर्डिनरी बिजनेस। एक बात बताइए आप मुझे, क्या कंपनी अपना नाम हर साल चेंज करेगी क्या? क्या कंपनी हर साल बायबैक करेगी क्या? क्या कंपनी हर साल कैपिटल का रिडक्शन करेगी क्या? क्या कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस हर साल शिफ्ट करेगी क्या? क्या कंपनी हर साल पब्लिक इशू लाएगी क्या? क्या कंपनी हर साल सब्सिडरी बनाएगी क्या? ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाएगी क्या? नहीं। इन चारों के अलावा जितने भी मैटर होंगे वो कहलाएंगे स्पेशल बिजनेस। इन चारों के अलावा जितने भी मैटर होंगे ये कहलाएंगे स्पेशल बिजनेस। समझ आ रही है बात? ऑर्डिनरी बिजनेस तो यही 4 है। एक बात बताइए आप मुझे, ये तो मैंडेटरी हो गया ना यार, ये तो मैंडेटरी है, ये वॉलेंटरी आपने करना है, आप करो, नहीं करना मत करो। एजीएम तो हर साल होगी और ऑर्डिनरी बिजनेस भी हर साल डिस्कस होंगे। अब एजीएम में इतना खर्चा हो रहा है, लगे हाथ कैपिटल भी बढ़ा लेते हैं कंपनी की। डायरेक्टर ने सोचा मेंबर तो आ ही रहे हैं, लगे हाथ एक और रिजोल्यूशन पास कर देंगे कैपिटल को बढ़ाने का। तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना यार आप? तो ऑर्डिनरी के साथ साथ स्पेशल भी कर सकते हो एजीएम में। ऑर्डिनरी मैंडेटरी है, स्पेशल वॉलेंटरी है। लेकिन एक बात बताओ, साल में एक ही एजीएम होगी, एक, सिर्फ एक एजीएम होती है साल में, पूरे साल में एक ही, ओनली वन, मिनिमम मैक्सिमम एक। इस साल की एजीएम हो चुकी है, अगले साल की एजीएम अगले साल होगी। आपको पता चला डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा है, एमडी फ्रॉड कर रहा है, इस साल की एजीएम हो चुकी है, अगले साल वाली अगले साल होगी। आप डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं, एमडी को हटाना चाहते हैं, क्या अगले साल तक वेट करोगे अगली एजीएम का? नहीं कर सकते सर, अर्जेंट मैटर है। आप एजीएम तो नहीं करा सकते लेकिन ईजीएम तो बुला सकते हो ना सर, ईजीएम तो बुला सकते हो ना सर। एजीएम साल में सिर्फ एक ही होगी और एजीएम पे कोई लिमिट नहीं है, हर दिन बुलाओ, 364 दिन बुलाओ, एक दिन तो एजीएम होगी, 364 एजीएम बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। एजीएम कराना मैंडेटरी है और ईजीएम करानी वॉलेंटरी है। मेरी एक कंपनी, हमने आज तक ईजीएम नहीं बुलाई, अब बोलो, जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं बुलाई। जिस कंपनी को पड़ेगी वो एजीएम बुला लेगी। ऑर्डिनरी बिजनेस मैंडेटरी है एजीएम के लिए, तो एजीएम में क्या डिस्कस होगा? स्पेशल बिजनेस, सिर्फ स्पेशल। डायरेक्टर को लाना ऑर्डिनरी है लेकिन डायरेक्टर को हटाना स्पेशल है। याद करिए, मैंने अपॉइंटमेंट की बात की थी, रिमूवल की नहीं। बात आ रही है समझ में? बिजनेस अलग होता है, रिजोल्यूशन अलग होता है। बिजनेस का मतलब होता है, लिख लो कहीं पे ग्लोसरी में, बिजनेस का मतलब होता है एजेंडा। ठीक है? और मैटर टू बी ट्रांजैक्टेड इन मीटिंग। जिस मैटर को डिस्कस करना है वो बिजनेस है। और रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? व्हेन द मैटर इज अप्रूव्ड, व्हेन द मैटर इज अप्रूव्ड, will consider it as resolved, will consider it as resolved। ठीक है ना? डन। ये पूरा बेसिक है भाई साहब, पूरा।
मैं यही कहता हूँ कि कोई आता भी आगे ज्वाइन भी करता है बाद में तो आप उसे भी कह सकते हैं आज का बेसिक लेक्चर अटेंड कर ही लो, कोई भी आए तो उसके लिए बढ़िया रहेगा। आप देखना, अब हमें पता है ना ORSR क्या है, रेटिफाई का प्रोविजन था मनी, वो हट चुका है, लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डिनरी बिजनेस दिया हुआ है, करेंगे अपन आगे डिस्कस इसको भी। अरे अभी रुक जाओ, 104 पढ़ेंगे सोहम भाई, क्यों दिक्कत दे रहे हो, दे रहे हो, ले रहे हो दिक्कत। सब पढ़ेंगे यार, अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, हर किसी का ABCD पढ़ा रहा हूं, ये पूरे पूरे टॉपिक आएंगे आपके सामने, मैं सब कुछ अभी नहीं बता सकता पहली क्लास में। हाँ भैया, करण नया आया ही कब, अब बस समझिए खत्म ही है, बस ओवर कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में, एक बार रैपिड फायर खेलते हैं और क्या कैसे लिखना है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। वही बता रहा हूँ क्या क्या नोट करना है, सुन लो मेरी बात, 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले रुक जाओ, क्या क्या नोट करना है। ये सब कुछ आपके ऊपर है, आपको लगता है नोट करना है करिए, सब नॉलेज पर्पज है, आपको लगता है नोट करना है, नॉलेज पर्पज के लिए है, ये नोट कर सकते हैं आप, ये जरूर नोट कर देना। वैसे मैंने नंबरिंग कर दी है, ठीक है। ये तो बेसिक्स हो गया, ये तो बेसिक्स हो गया, ठीक है। अब ये कंपनीज एक्ट के बारे में हो गया, अब आएगा कंपनी का बेसिक जो आपने पढ़ा है। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट्स आपके पास है, होमवर्क करके लाना है, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन कंपनी, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। तीसरा राइट्स टू मेंबर, मेंबर को 2 राइट है ना वोटिंग डिविडेंड के, ठीक है। वोटिंग राइट किसको मिलेगा, इक्विटी को कब, प्रेफरेंस को कब। टाइप्स ऑफ GM, AGM, EGM। टाइप्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, और टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। मेरी बात समझिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूं सुन लो पूरी बात। कल से हम चैप्टर शुरू करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, तो बेसिक की नोटिंग भी ऐसी होती है हल्की फुल्की, ज्यादा कुछ होता नहीं इसमें, ठीक है। कल से जब मैं आपको कराऊंगा तो पूरी 100% नोटिंग के साथ अपन चलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक है, मैंने आप देखेंगे तो लिखा भी हुआ है ऊपर हेडिंग में भी। ये नोट्स आपके पास हैं, ये जो PPTs आप देख रहे हैं, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाती है क्लास के बाद। करण आप मुझे बोलने नहीं दोगे, आप अपनी चलाओगे तो कैसे चलेगा, आप बताइए, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग सुन ही नहीं रहे मेरी बात, मेरी बात तो सुन लो यार 5 मिनट। टाइप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन कंपनी, डायरेक्टर, शेयर होल्डर। टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, प्रेफरेंस, इक्विटी, राइट्स टू मेंबर, डिविडेंड, वोटिंग, वोटिंग राइट, ये टाइप्स ऑफ GM, टाइप्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी, स्पेशल, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी, स्पेशल। ये आपको लिखना है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, ओपन बुक है। हाँ हाँ, ओपन बुक हो गया ना आपके लिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ये बुक आपके सामने है, देख के लिखना है आपको। टाइप्स ऑफ बिजनेस मतलब ये ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस, अड्डा, और ये अरे NDA भैया, BJP की गठबंधन की सरकार है, उसमें और भी पार्टियां, UPA कांग्रेस की गठबंधन की सरकार, उसमें और भी पार्टियां, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए जरा,
बच्चे ना कुछ नहीं बोलने देते टीचर को, कह रहे हम ही डोमिनेट करेंगे क्लास को। मैं कभी कभी लगता है बेसिक पढ़ाई गलती करता हूं। पहली क्लास से चैप्टर पढ़ाना चाहिए। अरे मैं एक बात कह रहा हूं भैया, हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके, आज और कल का बेसिक था, कल से चैप्टर शुरू करेंगे, 100% नोटिंग होगी। आज बेसिक पढ़ाया है यार, बेसिक में आपको नहीं लगता ऐसे नोट करना है, आप चार्ट बना लो। आपको लग रहा है चार्ट नोट करने, आप चार्ट ही बना लो, कहानी खत्म करो ना फिर, क्यों इतने टेंशन ले रहे हो? ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बोल देता हूं, मैंने पहली क्लास में बोली थी, ई बुक मैं नहीं दूंगा, क्लियर बोल रहा हूं। फिजिकल बुक ही देता हूं, आपको चाहिए परचेज कर लीजिए, नहीं तो ई बुक का एक ही ऑप्शन रहता है, अगर मैं कोई चैप्टर यूनिट अपलोड कर रहा हूं पढ़ाने के लिए तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए क्लास के बाद, उससे आप काम चला सकते हैं अगर आपको फिजिकल नहीं खरीदनी, क्योंकि मैं ई बुक नहीं दूंगा, मैं फिजिकल बुक ही आपको लेनी पड़ेगी। उसका एक बहुत विशेष कारण है, आपको लगता हो मैं फिजिकल बुक से कुछ कमा रहा हूं, तो जब आपको बुक मिलेगी आपको अपने आप लग जाएगा। 3 वॉल्यूम हम देते हैं शिपिंग के साथ, कुछ नहीं कमाते ये बुक से, हमारे 3 स्टाफ उसमें लगे होते हैं बिजली पानी के खर्चे कुछ नहीं कमाते। एक तरीका, उस तरीके से हम चलते हैं, क्योंकि हम बुक आगे बहुत जगह जाती है इसलिए हम ई बुक देते ही नहीं। ठीक है, फिजिकल बुक ही देते हैं, एक सिस्टम है, और आज 2.5-3 साल जब से मैंने अकेडमी पढ़ा वही सिस्टम चल रहा है कि मेरा ऐसा मानना है बच्चे के पास जब बुक होती है ना फिजिकल, उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है, और ई बुक से आपको ही पता है ईमानदारी से कितने अच्छे से आप पढ़ते हो। ठीक है, फिजिकल बुक और ई बुक में बहुत फर्क है, बहुत। ठीक है, अब जैसे ये अपलोड किया है मैंने, ये चैप्टर अपलोड किया है, ऐसी हमारी बुक होती है कलर्ड, सेम बुक होगी ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। क्वेश्चन है, ये बुक में डिस्ट्रैक्शन बहुत है ना। अब जैसे सेक्शन है, क्वेश्चन है पी वाई क्यूज, सेक्शन है रूल है, रूल के बाद क्वेश्चन है। मैं हैंड रिटन नोट्स पूरे बनवाता हूं 100%, लेकिन बुक फिर भी आपके पास होनी चाहिए, जो मेरा मानना है। पी वाई क्यूज भी उसी में होते हैं, मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा। आप ना, जब मैं आपको एक दो, अभी तो बेसिक पढ़ा है, जब मैं आपको 1-2 चैप्टर पढ़ा दूं ना, मैं एक बात कहता हूँ, 1-2 चैप्टर पढ़ा दूं, तब आप स्टडी मैट खोल के बैठना मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का, आपको लगे कुछ कम बता रहा हूं तो पढ़ लेना, आपको यही लगेगा कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ स्टडी मैट से। मैं सीधे ये बोलता हूँ, आप 1-2 चैप्टर मेरे साथ पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल मिलाइए। चेतन भाई, हैंड रिटन नोट्स थोड़े समराइज होते हैं, फ्लो चार्ट्स होंगे, चार्ट्स बनेंगे, इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं हम, और यहाँ पे पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक होगी। हमारी बुक करीब करीब होगी यार 450-500 पेज की, 3 वॉल्यूम। वेबसाइट से खरीद सकते हैं, एड्रेस मैंने कल भी दिया था, किसी बच्चे के पास होगा तो मेंशन कर देगा अभी, बाकी आपकी इच्छा है। देखो, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, अगर आपको नहीं खरीदना, आपको लगा नहीं खरीदना ही नहीं है मुझे, तो एक तरीका यही बता दिया भाई कि अगर मैं चैप्टर अपलोड कोई करता हूँ तो आप डाउनलोड करते रहिए, उसमें थोड़ी ब्लर फाइल आएगी लेकिन काम चल जाएगा। लेकिन आपको आपको मैं एक बात बोलूंगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो प्लस में बच्चे पढ़ते हैं, 95% बच्चा बुक खरीदता है, आप देख लेना, सीनियर से पूछना। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक खरीदते हैं बाद में, 2 महीने 2.5 महीने के बाद। तो मैं एक बात कहता हूँ, 2.5 महीने के बाद खरीदनी है तो बुक तो आज भी उतने की है, 2.5 महीने बाद भी उतने की है, तो 2.5 महीने ज्यादा मजे लो ना बुक के। समझ रहे मेरी बात? जिसको बुक मिली होगी वो अपने आप बोल देगा, उसको समझ में आएगा मैं कोई पैसे नहीं कमा रहा बुक से।
आपको मिलेगी तो आप भी बोल देना मुझे, आपको अपने आप लग जाएगा। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं आपसे कल। समझ में आ गया नोटिंग कैसे करनी है? और कल से अपन पूरी नोटिंग करेंगे प्रॉपर, कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर। ठीक है, चलिए, बॉय बॉय, टेक केयर, सी यू।